जय हिंद। लॉयल विद स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 की 25 जून की सभी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हुई है, तो आप इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके पहले हमने 24 जून की सभी शिफ्टों का एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल देकर की चीज़ें समझाई हुई थी, जो कि आज की शिफ्ट में हूबहू आई हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आर्टिकल 343 से संबंधित आया था। इसमें यह वर्णन किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी व लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 252 के संबंध में क्वेश्चन आया था। तो इसमें यह है कि दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति पर संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है व आपातकाल के समय सख्ती स्वतः बढ़ जाती है। और आपातकाल की अगर बात की जाए तो किस आर्टिकल में ये बताया गया है, तो आर्टिकल 356 में वर्णित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल आधार व लक्षण क्या होता है? तो देखिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें जो कंट्रोल होता है वह निजी हाथों में होता है। सरकार जो होता है उसका नियंत्रण इसमें कम होता है। ठीक है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होगा, निजी हस्तक्षेप कम होगा। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, इसमें मिला जुला रहेगा, सरकार भी हस्तक्षेप करेगी और निजी हाथों का भी रहेगा, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वाणिज्य के अंतर्गत देश के आयात निर्यात और आवश्यक वस्तुओं को विनियमित करने वाले मुख्य नियम या कार्य क्या है? तो ये नियम जो है, देखिए, इसको मैंने नोट डाउन कराया हुआ है कि विदेशी मुद्रा के संतुलन को बनाना इसका प्रमुख कार्य है, घरेलू उद्योग को बढ़ाना और लाइसेंस को तय करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया है? तो पीयूष ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको कहा गया है। अच्छा, क्यों कहा गया है? क्योंकि ये शरीर की सभी ग्रंथियों के हार्मोन्स स्त्रावण को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है ओम का नियम। बात करते हैं ओम के नियम की। तो ओम का नियम नियत ताप पर लागू होता है। ओम का नियम ये कहता है कि किसी भी दो टर्मिनल्स के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो देखिए, समानुपाती का चिन्ह जब भी हटाएंगे तो हम बराबर के साथ एक नियतांक लगाएंगे, तो यहाँ पर प्रतिरोध नियतांक के रूप पर आ जाता है। ठीक है। तो देखिए, V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। V बराबर विभवांतर, जिसका SI मात्रक वोल्ट होगा। I बराबर प्रवाहित होने वाली धारा, जिसका SI मात्रक एम्पियर होगा। R बराबर प्रतिरोध, जिसका SI मात्रक ओम होगा। 7वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है? तो यह पौधे हेतु ग्लूकोज बनाने की मूल प्रक्रिया होती है। इसमें 6CO2 प्लस 6H2O प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि लेंस की क्षमता का सूत्र पूछा गया। तो देखिए, लेंस की क्षमता P फॉर पावर, पावर बराबर 1/f, मतलब फोकस दूरी जो रहेगी वो मीटर में जो रहेगी, तो तब 1/f करेंगे। अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी है तो 100/f करेंगे। फिर लेंस की क्षमता कहलाती क्या है? तो देखिए, लेंस द्वारा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। इसका SI मात्रक पूछा गया था, जो कि डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था कि आर्टिकल 234A ग्राम सभा से संबंधित है। तो देखिए, A फॉर असेंबली, असेंबली को सभा कहते हैं, इसलिए ग्राम सभा हो जाएगा। 243C, C फॉर संरचना हो जाएगा, C से संरचना रिलेट कर सकते हैं। 243E का मतलब एज हो जाएगा, एज मतलब कार्यकाल, पंचायतों की अवधि या कार्यकाल। 243 के को कैसे याद किया था मैंने? एक हमारे यहाँ एक लाइन है कि जामवंत के वचन सुहाए, तो के वचन, तो के फॉर वचन, वचन से निर्वाचन याद किया था मैंने, पंचायतों के लिए निर्वाचन। अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे अच्छे तरीके से रिलेट करा के याद कराते आ जाएगा ये आपको, है ना। नेक्स्ट शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं क्या है? देखिए, भारत का प्राचीनतम भूभाग है, इसकी आकृति त्रिकोणीय है तथा आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। 11वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो बड़े जो आंदोलन थे वर्ष 1885 व 1920, इसकी मुख्य ऐतिहासिक तत्व क्या थे?
तो देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है एओ ह्यूम द्वारा। पहले जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो डब्ल्यू सी बनर्जी रहते हैं। 1920 की बात की जाए तो असहयोग आंदोलन होता है गांधी जी के नेतृत्व में। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता भी दिखाई देती है जो कि राष्ट्रव्यापी उस समय साबित हुई थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की कि यूरोप के राष्ट्रवाद में 1820 व 1830 की क्रांतियों का निष्कर्ष क्या था। तो इसका निष्कर्ष ये निकला था कि रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थी उनका पतन हुआ था। मध्यम वर्ग, उदारवादी और राष्ट्रवादी जो वर्ग था उनका उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, 1815 में स्थापित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा था। तो वियना कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं थर्माइट अभिक्रिया की। तो देखिए इसमें आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ मिलाया जाता है। तो जब इसको हम हीटअप करते हैं तो यहाँ पर विस्थापन एक अभिक्रिया कार्य करती है। और विस्थापन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म पर विस्थापित हो जाता है। इसका उपयोग रेलपथ की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे अपन हीटअप करते हैं तो जैसे ही हीटअप होगा वो मिक्सचर तो ऊपर सॉलिड फॉर्म पे तैर के बाहर निकल जाएगा कौन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और पटरियों के बीच में लिक्विड फॉर्म पे आयरन भर जाती है। मैंने इसको सामने से देखा हुआ है इसलिए अच्छे से मुझे इसको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं। तो देखियो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है एक अनुवांशिक रोग होती है। इसमें आंख में उपस्थित रेटिना में मौजूद जो संको कोशिकाएं हैं वो शिथिल हो जाती हैं। बात करें इसमें किस किस रंगों की अस्पष्टता होती है, तो लाल व हरे रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जुड़ाव व श्रेणी क्रम में जुड़ाव के लिए सूत्र क्या है। देखिए अगर समानांतर क्रम बोला जाएगा तो 1/r इक्वल्स टू जो 1/r है वो रिजल्टेंट प्रतिरोध है, उसका बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और ऐसे ही चलता चला जाएगा। श्रेणी क्रम की बात की जाए तो रिजल्टेंट r इक्वल्स टू r1 प्लस r2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओजोन परत के क्षरण व ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब कौन सी गैस जिम्मेदार है। देखिए ओजोन परत के क्षरण के लिए तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जिम्मेदार जो हमारे फ्रिज में पाई जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जिम्मेदार है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि यकृत की विशेषताएं क्या है और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो देखिए यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्तरस बनाती है। पुरानी या मृत जो रेड ब्लड कार्पकल्स हैं ये इनका विनाश जो होता है वो कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। इसके बाद जो यह विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलती है और जो विष का प्रभाव यहीं पर होता है। अगर किसी व्यक्ति ने जहर पी लिया तो उसका जो प्रभाव है वह कहाँ पर होगा, लीवर में या यकृत पे होगा। बात करें कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहा जाता है। आगे चलें, जिंक क्लोराइड व जल का मिश्रण क्या होता है। तो देखिए जब जिंक क्लोराइड और जल को मिलाया जाता है तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है और H+ आयंस जल जो है वो घुल जाते हैं। तो H+ आयन अगर कहीं ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वह जो विलयन होगा वो अम्लीय हो जाएगा। OH- अगर ज्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl को जब आपस में मिलाया जाता है तो द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से बदल लेना। पुराने समय में वस्तु विनिमय होता था ना, वही यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया केमिस्ट्री में कहलाती है। ठीक है, तो जो सिल्वर नाइट्रेट का Ag था वह सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके या उसके साथ जुड़ करके सिल्वर क्लोराइड बना लेता है और उसका एक गाढ़ा सफेद अवक्षेप निकलता है। बचा अपना सोडियम और इधर नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। आगे चलते कि पादप हार्मोन्स जो पौधे को जो पौधे की वृद्धि है उसको नियंत्रित करते हैं, तो ऐसे कौन से हार्मोन्स है, तो ऑक्सिन व जबरेलिन हार्मोन्स। आगे चलते हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ, तो 1916 में हुआ। भारत में आयात व निर्यात में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है। प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, तो ऑक्सीटोसिन सक्रिय होता है। बात करते हैं वर्षा होने पर जल बहाव को कैसे उपयोगी बना सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे घर की बात की जाए, पक्का घर है तो रूफ टॉप
रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। अगर मैदान या अपन खेतों की बात किया तो गड्ढा करके वहाँ टेम्परेरी तालाब का निर्माण किया जा सकता है। आगे चलते हैं हिंदी के प्रश्न। हिंदी में पंचानन पूछा गया था। पंचानन में समास और संधि दोनों पूछी गई थी। पंचानन में समास की बात की जाए तो बहुव्रीहि समास है, और क्योंकि पंचानन भगवान शिव को कहा जाता है। बात करें संधि की तो संधि में पंच प्लस आनन बराबर पंचानन, तो उसमें दीर्घ स्वर संधि है। अब पूछा गया था ये कल के एनालिसिस में मैंने बताया तो आज पेपर में छप गया, कनक कनकते सौगुदी मादकता अधिकार, तो यमक अलंकार है। और यमक अलंकार के एग्जाम्पल जैसे तीन बेर खाती है तो तीन बेर खाती है, एक ये वाला एग्जाम्पल हो गया। एक कबीरा और पीर वाला, दो बार पीर आता है उसमें, तो ये दोनों एग्जाम्पल यमक अलंकार से रिलेटेड है। अगर नेक्स्ट किसी शिफ्ट में आए तो याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कहानी नेताजी के चश्मा के अनुसार ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने अपने जीविका चलाने व वादे को पूरा करने के लिए क्या किया था? तो उन्होंने नेताजी की संगमरमर की मूर्ति को 1 माह में बनाने का काम लिया था। बात करें चौपाई व दोहा छंदों की मात्रा गणना कैसे होती है? तो देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा के विषम चरण मतलब पहले और तीसरे चरण में तो 13-13 मात्राएं, पर संचरण मतलब दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, इसकी भी मेरे पास अच्छी ट्रिक है तो मैं आपको याद करवा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का है। तरणी तनुजा तट तमाल, ये मैंने कल एग्जाम्पल दिया था और आज फिर से आ गया। तो अनुप्रास अलंकार है। अशुद्धि पूछी गई थी वर्तनी वाली, और मन्नू भंडारी के जीवन से रिलेटेड प्रश्न भी आए हुए थे। तो ये पहले शिफ्ट का एनालिसिस था। बात करें हम दूसरे शिफ्ट में चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 व 51A के संबंध में पूछा गया था। तो 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, और 51A में है कि जो भाईचारे को बढ़ावा देना होगा वो हमारा मूल कर्तव्य होगा। प्रश्न नंबर 2, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं। आयात व निर्यात का मूल अर्थ क्या है? वह विदेशी व्यापार में अधिशेष की स्थिति क्या होती है? देखिए आयात मतलब किसी चीज को हमने मंगाया है, अपने पास कोई चीज हमारे तक आई है तो उसको आयात कहेंगे। किसी सामान को हमने भेजा है बाहर तो उसे हम निर्यात कहेंगे। जब भी किसी देश में निर्यात ज्यादा होगा आयात से तो हम बोलेंगे अधिशेष की स्थिति आ गई है। ठीक है, ये काफी लाभदायक होता है। बात करें चौथे प्रश्न की, तो वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति व यूरोप में राष्ट्रवाद के बीच मुख्य वैचारिक संबंध क्या है? तो फ्रांसीसी क्रांति ने ही यूरोप में पहली बार स्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद के विचार व स्वतंत्र समानता व बंधुत्व के नारे को जन्म दिया था। ठीक है, अब देखिए जब एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार मिलता है, यहाँ पे क्षार नहीं लिखा हुआ, उसको आप कंसीडर कीजिएगा। जब एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार मिलेंगे तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसमें फाइनली बनता क्या है? तो देखिए लवण व जल बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ओम का नियम का अगर अपन प्रायोगिक सत्यापन करते हैं तो विभवांतर व धारा के बीच का ग्राफ कैसा होगा? तो देखिए एक सरल रेखा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आर कांस्टेंट होगा तो एक सरल रेखा बनेगी। मैंने यहाँ पर ग्राफ बना के दिखा दिया है। धातु कर्म में निस्तापन अभिक्रिया का उपयोग अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने में होता है। तो देखिए इसमें कार्बोनेट अयस्कों को जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो मेनली याद रखिएगा निस्तापन का जो अपन उपयोग करेंगे वो कार्बोनेट अयस्कों में किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 117, 118, 119 के बारे में पूछा गया था, जो कि वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित है। तो 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है जो केवल लोकसभा में पेश होगा। 118 का संबंध ऐसा है कि दोनों सदनों को अपनी कार्य प्रक्रिया व कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। 119वां आर्टिकल कहता है कि वित्तीय कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए संसद की प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमित होना। दैट मीन्स कि एक समय सीमा पर सारी चीजें हो जानी चाहिए। बात करते हैं आर्टिकल 330 की। तो 330 में लोकसभा में SC ST के आरक्षण की बात की गई है। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात की गई है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया। 332 में राज्यों की विधानसभा में SC ST के आरक्षण की बात कही गई है।
बात करें 10वें प्रश्न की, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व पटल पर मित्र राष्ट्रों व केंद्रीय शक्तियों का नेतृत्व करने वाले मुख्य नेता कौन कौन से थे? तो देखिए, अमेरिका से वुडरो विल्सन थे, ब्रिटेन से डेविड लॉयड जॉर्ज थे, फ्रांस से जॉर्जेस क्लेमेंसो थे, जबकि जर्मनी से कैसर विल्हेम सेकंड थे। बात करें स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, तो देखिए झूम की कृषि भी इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक जगह है, वहां पर हमने खेती की, वहां कटाई करके जला दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट जगह हम सेम प्रक्रिया करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है और ये नुकसानदायक भी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में थर्माइट अभिक्रिया का जिक्र किया गया था। बात करें आहार श्रृंखला, पूरा समझा देता हूँ। देखिए, पहले उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक। देखिए, उत्पादक की बात की जाए तो जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक में आते हैं। अब जो उत्पादक को खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, जैसे टिड्डा और हिरण, ये शाकाहारी होते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता मेंढक और लोमड़ी हो जाएंगे, जो कि मांसाहारी होंगे। तृतीयक उपभोक्ता जो कि शेर या बाज होंगे, मतलब बड़े जो मांसाहारी होते हैं। अपघटक की बात की जाए तो ये सड़े गले जीवों को अपघटित करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन ये था कि जो बड़ी मछली है वो किस में आएगी, तो वो तृतीयक उपभोक्ता में आएगी, क्योंकि ये छोटी मछलियों को खाने का काम करती है। अब आगे चलते हैं कि दूर से पास की वस्तु देखने पर नेत्र लेंस व जो अपनी परितालिका होती है उस पर क्या भौतिक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और परितालिका या पुतली का आकार जो बदलता है। आंखों में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होता है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, परितालिका। अब देखिए, क्वेश्चन था कि 4 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो समझा चुका हूं कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे श्रेणी क्रम की बात की जाएगी। अब आगे चलते हैं। पीओपी जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, इसका कार्य हड्डी जोड़ने में किया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। पॉलीथीन जो है वो जीवाश्म अपशिष्ट होता है। सरकारी आयोग का गठन पूछा गया था, तो ये 1983 में है। बात करें आर्टिकल 334 की, तो आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व की समय सीमा को बताएगा। बीपीएल कार्ड का उपयोग पूछा गया था, तो देखिए बीपीएल मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। इसमें इसका उपयोग क्यों होता है, जैसे अपन राशन वगैरह लेने जाते हैं तो बीपीएल कार्ड का इस्तेमाल होता है, मतलब जो सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें 22वें प्रश्न की, तो किसी जंतु के लुप्त हो जाने से इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इससे क्या होगा कि खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी, वह प्राकृतिक असंतुलता की स्थिति आ जाएगी। अब पूछा गया था कि फिलोपियन ट्यूब होती है, इसका क्या कार्य है। तो देखो, ये निषेचन हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराता है। बात करें हिंदी के प्रश्नों की, तो पहला प्रश्न था कि हिंदी व्याकरण के जो शब्दालंकार कौन कौन से हैं, तो उसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार जो होगा वो शब्दालंकार कहलाते हैं। देखो, मन्नू भंडारी के द्वारा एक जो कहानी लिखी गई कि एक कहानी यह भी, इस कहानी के अनुसार मन्नू की जो बड़ी बहन की शादी के समय मन्नू की उम्र क्या रहती है, तो 7 साल रहेगी। तो मन्नू भंडारी से संबंधित और भी प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य का मूल विषय क्या है, वह उन्होंने यह क्यों लिखा। देखिए, तो यह एक कविता है और इसमें उन्होंने यह बताया है कि जो उनके मित्रों द्वारा कहा जा रहा था कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो उन्होंने क्यों नहीं लिखा है, इसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है, बहुत विनम्रता से जिक्र किया गया। अब बात करते हैं कि खरी मजूरी चोखा काम, इसका क्या अर्थ है। इसका मतलब यह है कि अच्छा पारिश्रमिक अगर दिया जाएगा तो काम अच्छी क्वालिटी का हम करके देंगे। ठीक है। औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में अंतर, तो औपचारिक पत्र जब हम किसी सरकारी दफ्तर पे अपने स्कूल वगैरह में अगर जो प्रिंसिपल होते हैं उनको देते हैं तो औपचारिक पत्र कहलाता है। और अनौपचारिक पत्र जो अपन व्हाट्सएप पे भेज देते हैं मित्रों को, रिश्तेदारों को, ये अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। एक प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 7 कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव या देवदत्त द्विवेदी जो हैं मुख्य रूप से किन काव्य विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, ये सवैया व कवित्व छंद में दरबारी या कृष्ण भक्ति के सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, संस्थागत में समास कौन सा था? तो देखिए, कर्म तत्पुरुष समास इसमें था, और बाल गोविंद भगत से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे गए थे। ये थे 25 जून की दोनों शिफ्टों का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ट्रिक्स से रिलेटेड